बच्चों की शिक्षा छीनने का काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में इन्होंने सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब कर दी है, बदतर कर दी है कि आज अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को आप गुणा भाग करने को कहो तो 8वीं कक्षा के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सरकारी सर्वे बोल रहे हैं। अगर आप इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। और इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के बारे में। बसपा सुप्रीमो मायावती जो अपने भतीजे कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को लॉन्च कर चुकी हैं। नगीना सीट से वह जिस तरह से हुंकार भरते हुए नजर आए पहली बार, इसके बाद से देखा जा रहा है कि आकाश आनंद बैक टू बैक कई ऐसे भाषण देते हुए नजर आए, जिसके बाद से आकाश आनंद सुर्खियों में आ चुके हैं। बीते कुछ दिनों पहले ही आकाश आनंद ने एक ऐसा भाषण दिया जिसके बाद से आकाश आनंद सभी की नजरों में बने हुए हैं। बीजेपी की तुलना वह आतंकवादियों से कर देते हैं और बीजेपी के लिए कहते हैं कि बीजेपी के लोग अगर आते हैं तो जूते चप्पल रख लीजिएगा और लाठी भी रख लीजिएगा और न भगा दीजिएगा। इस तरह से आकाश आनंद ने हुंकार भरी थी। सबसे पहले आकाश आनंद का वो भाषण सुना देते हैं, देखिए जरा। चलाता है साथियों, इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है, अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। साथियों, अगर हमारी बात थोड़ी ज़्यादा छुप गई हो और इलेक्शन कमीशन को लगे कि हमें तालिबान नहीं बोलना चाहिए था या भाजपा को आतंकवादी नहीं बोलना चाहिए था, तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि यहाँ उतर के आके देखें और गांव-गांव में घूमें और पता करें कि यहाँ के जो बहन बेटियाँ हैं, जो हमारे युवा हैं, वो किस हालत में जी रहे हैं। वो खुद समझ जाएंगे कि जो हमने कहा वो गलत नहीं, वो सत्य है, वो सच है, वो हमारी आवाम आज जी रही है। बच्चों की शिक्षा छीनने का काम कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में इन्होंने सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब कर दी है, बदतर कर दी है कि आज अगर सरकारी स्कूल के बच्चे को आप गुणा भाग करने को कहो तो 8वीं कक्षा के बच्चे गुणा भाग नहीं कर पाते। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी सरकारी सर्वे बोल रहे हैं। अगर आप उनसे पूछो अंग्रेजी में 4 सेंटेंस बोल दो बच्चे, तो वो सेंटेंस अंग्रेजी में सवाल जवाब नहीं कर सकते। वो समझ नहीं पाते कि सामने वाला अंग्रेजी में बोल क्या रहा है। साथियों, अगर शिक्षा के और नाम पर आपने ये खिलवाड़ किया है तो आप बताइए, क्या इन लोगों को वोट बनता है कि नहीं? वोट नहीं बनता तो क्या बनता है? जूता, चप्पल या लाठी? क्या तीनों मारोगे? तीनों मारोगे? ठीक है साथियों, तो एक एक जोड़ी चप्पल निकाल लीजिए, एक एक लाठी निकाल लीजिए और एक एक जूता निकाल लीजिए। वोट मांगने आए उसी हिसाब से उसे वोट, चप्पल, जूता और डंडा मार मार के उसको बता देना कि जो तुम लोगों ने हमारे से शिक्षा छीनी है उसके बदले तुम्हें वोट नहीं, ये डंडा मिलेगा। साथियों, शिक्षा के नाम पर इनसे जब सवाल करोगे तो ये आपको डिजिटल इंडिया की बात बताएंगे कि हमने डिजिटल इंडिया बनाया है। आपने सुना कि किस तरह से आकाश आनंद बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए और ये भाषण उनका खुद पर ही भारी पड़ गया जब मुकदमे उन पर दर्ज किए गए। ना सिर्फ आकाश आनंद, उनके कई साथियों के खिलाफ भी। और ऐसे में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी मैदान में आ चुके हैं। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर पर कह दिया है कि वह मेरे छोटे भाई जैसे हैं, लेकिन इस तरह के भाषण उनके लिए कौन लिख रहा है, किस तरह से इसे आक्रामकता दिखाई जा रही है,
अगर इतना ही आक्रामक होना है तो चुनाव के बाद भी रहिएगा। ये नसीहत वह देते हैं, लेकिन वह कहते हैं कि लंबे अरसे से मेरे पर आरोप लगा रहे थे कि मैं किस तरीके से मोर्चा खोले हुए हूं। हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं। दिनेश, जिस तरह से मायावती और चंद्रशेखर आजाद का बॉन्ड रहा, एक वक्त बसपा का यहाँ पर देखा जाए बसपा के साथ रहे चंद्रशेखर आजाद, लेकिन 2017 में जेल चले जाते हैं, बहुजन समाज पार्टी दरकिनार कर देती है। लेकिन चंद्रशेखर आजाद बार बार जो कोशिशें कर रहे हैं, क्या यहाँ पर मायावती के गुणगान गाना उनके लिए पॉजिटिव वे में आगे चलकर देखा जा सकता है? मायावती क्या चंद्रशेखर आजाद को बुलाती हुई नजर आएंगी एक बार फिर से अपनी तरफ? देखिए, अभी इसकी संभावनाएं प्रांशी नजर नहीं आती हैं, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव प्रचार किया है, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े हैं। लेकिन इसमें भी कोई शक संदेह नहीं है कि जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने पूरा इंतजार किया कि मायावती उनको किसी भी सीट पर समर्थन देंगी, वो उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मायावती की तरफ से ये निर्धारित कर लिया गया कि अकेले चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर यदि देखें तो कहीं ना कहीं गठबंधन यदि होता तो दोनों को फायदा होता नजर आता, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर नाम बना चुके हैं और उसी के आधार पर मायावती को टक्कर दे रहे हैं। उन्हें यह समझना होगा कि दोनों का जो कोर वोट बैंक है वो एक ही समुदाय है, दलित समुदाय की राजनीति दोनों कर रहे हैं, और वहाँ पर यदि 1% भी वोट बैंक यहाँ से चटकता है तो मायावती के लिए मुश्किलें हो जाएंगी। लेकिन जिस तरीके का यहाँ पर रवैया हमने देखा है, चंद्रशेखर आजाद की बात कर ली, वो थोड़े कम आक्रामक नजर आए मायावती को विशेष तौर पर लेकर। लेकिन आकाश आनंद जबरदस्त यहाँ पर सियासी बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों सीतापुर में उत्तर प्रदेश में एक रैली थी, जनसभा को संबोधित करते हुए वहां से उनके जो प्रत्याशी हैं महेंद्र यादव, उनकी जनसभा में उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आतंकियों की पार्टी है, तानाशाही की जा रही है, लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली के ऊपर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि फेक एनकाउंटर किए जा रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को कभी भी मार दिया जाता है और उसका कोई कारण पता नहीं लग पाता है, यानी कि तमाम तरीके के आरोप लगाए गए। उसके बाद भाजपा ने यह पलटवार करते हुए कहा कि अब कड़ा एक्शन होगा। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और उस 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज के बाद ये कोशिशें की जाती है कि चुनाव आयोग से अपील की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाएगी कि यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई जाए। समाजवादी पार्टी जो है उसके कई प्रत्याशी जिनके पक्ष में यह जो है कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार किया जा रहा है, उनके चुनावी नामांकन रद्द किए जाए। और चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर लगातार इसीलिए ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए और उसी आधार पर राजनीति करनी चाहिए। देखिए, चंद्रशेखर आजाद के बारे में अगर बात कर ली जाए तो अपने इंटरव्यूज में अब तक उन्होंने कई बातें रखी हैं। मायावती को वह बहन जी कहते हैं, मां कहते हुए नजर आते हैं, और एक वक्त उन्होंने ये भी कहा था जब गोलीकांड हुआ था, जब वह एक गंभीर हादसे का शिकार हुए थे, उस दौरान उन्होंने कहा कि बहन जी ने आखिरकार मुझसे क्यों नहीं पूछा मेरा हालचाल, ये तो वह बता सकती हैं, लेकिन मैं भी जानता हूं कि जरूर उनकी कोई मजबूरी रही होगी, इस वजह से उन्होंने मेरा हालचाल नहीं जाना। लेकिन चंद्रशेखर आजाद अब ये कहते हुए नजर आए हैं, आकाश आनंद को लेकर जब पूछा गया कि मुकदमे दर्ज कराए गए हैं उन पर, वह कहते हैं कि लंबे समय तक मेरे पर उन्होंने आरोप लगाए हैं और अब उन्हें एहसास हुआ होगा कि चंद्रशेखर आजाद मुकदमे दर्ज कराते हैं, ये आरोप लगे हैं, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ होगा कि सरकार के खिलाफ आप लड़ते हो तो सरकार के खिलाफ आप बोलते भी हो। अभी तो मिली जुली जुगलबंदी चल रही थी, लेकिन सरकार के खिलाफ बोले हैं, कुछ कड़वा बोले हैं, तो उन्हें एहसास हुआ होगा। उनके साथियों के खिलाफ ये एफआईआर हुई है, सच बोलने पर सरकार मुकदमे लगाती है, ये एहसास उनको पहली बार हुआ होगा। लेकिन मैं चिंतित हूं कि कांग्रेस से देखा गया है कि कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी को जमीनी सच्चाई से अवगत नहीं होने दिया। लेकिन मुझे पता नहीं कि आकाश आनंद जो मेरे छोटे भाई हैं, उनके लिए इस तरह के भाषण कौन लिख रहा है। जब उनसे पूछा जाता है यहाँ पर कि क्या वह आपकी नकल कर रहे हैं, वह कह रहे हैं ये तो नहीं पता कि वह किसकी नकल कर रहे हैं, लेकिन नकल भी अकल से की जाती है और कोई गलत आदमी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता है, इस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसे में आकाश आनंद को आगे बढ़ना है तो उन्हें सोच समझकर बोलना होगा, संभल कर उन्हें चलना होगा। और मुकदमा दर्ज कराने से अगर सरकार डर जाती है तो मेरी उम्र से अधिक मुकदमे मेरे पर दर्ज हैं, तो अभी से आकाश आनंद डर रहे हैं, वह तो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। क्या यहाँ पर आजाद की इन नसीहत को फॉलो करते हुए दिखाई दे सकते हैं आकाश आनंद? क्योंकि आकाश तो ये भी कहते हैं कौन चंद्रशेखर आजाद, वह तो जानते भी नहीं है। देखिए प्रांशी, हर राजनेता की राजनीति करने का तरीका अलग होता है। कोई आक्रामक रुख अपनाता है, कोई तथ्यों पर बात करता है, कोई आंकड़ों के आधार पर बात करता है, कोई मुद्दों पर राजनीति करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो आकाश आनंद के द्वारा जो कार्य यहाँ पर जिस तरीके का जो रवैया अपनाया गया है, वो रवैया कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने के लिए अपनाया गया है, ताकि इस तरीके के विवादित बयान देकर शुरुआती वक्त में हम देखते हैं कि राजनेता जो है लाइमलाइट में आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके एक राजनीतिक सफर
तय करते हैं। उसी आधार पर आकाश आनंद यहाँ पर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें तो उन्होंने यहाँ अपने संघर्ष को बताते हुए कहा कि मैंने लाठियाँ खाई हैं, जेल में गया हूँ, और जिस तरीके की सरकारें चाहे किसी की भी रही हो, मेरे ऊपर अत्याचार किए गए हैं, और ऐसे में जिस तरीके के संघर्ष में मैंने अपना जीवन जिया है और यहाँ तक आया हूँ, कहीं ना कहीं आकाश आनंद को सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाले नेता कहते नजर आए। तो यानी कि साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से मायावती अभी तक इन तमाम बयानबाजियों पर चुप है, और अब देखना ये होगा कि आखिरकार क्या चुनाव आयोग कोई टिप्पणी यहाँ पर करता है, क्या यहाँ पर चुनाव आयोग आकाश आनंद के चुनाव प्रचार पर रोक लगाता है, या फिर जिन प्रत्याशियों के जो है समर्थन में ऐसी बयानबाजी की गई है उनका नामांकन रद्द किया जाता है। ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन चंद्रशेखर आजाद फिलहाल मायावती भी इस चीज को जानती हैं कि एक बड़े वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश में है, और ऐसे में कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर दरकिनार करके नेस्तनाबूद करने की तैयारियां शुरू की गई हैं बसपा की तरफ से। आखिरी सवाल यहाँ पर यही बन जाता है कि एक वक्त जो गठबंधन माफ कीजिएगा, जब चंद्रशेखर आजाद मायावती के साथ राजनीति करते हुए नजर आए, लेकिन अब कोशिशें हैं उनकी मुस्लिम और दलित वोट बैंक को साधने की। उत्तर प्रदेश में नगीना सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, राजस्थान मध्य प्रदेश में भी वह आगे बढ़ रहे हैं, बिहार में भी प्रत्याशियों को उतार दिए हैं, और ऐसे में मायावती भी लगातार हर एक जगह पर अपनी प्रत्याशी उतार रही हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर उन्होंने प्रत्याशी उतार दिए हैं। चंद्रशेखर आजाद की जो कोशिशें हैं कहीं ना कहीं बसपा की तरफ रुख करने की, क्या उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद का नाम तो वह ले रही है, लेकिन आने वाले दिनों में आजाद के बारे में वह सोच विचार कर सकती हैं या नहीं? बहुत ही कम शब्दों में जवाब दे सकते। जिस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो आज़ाद एक राजनेता के तौर पर तो उत्तर प्रदेश की राजनीति समेत देश भर में चर्चित हैं, और ऐसे में राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता है प्रांशी। उसी आधार पर हमने तमाम राजनेताओं को देखा है। मायावती इंतजार करेंगी कि इस 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद चंद्रशेखर की क्या स्थिति रहती है, उसके बाद रणनीति बनाई जाएगी और उस पर काम किया जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 2027 में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, 2022 के माफ़ कीजिए, यहाँ पर जो चुनाव हुए थे उनको मद्देनजर देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद को साथ लेकर के वो वोट बैंक को इकट्ठा करते नजर आएंगे, क्योंकि सत्ता की चाहत हर किसी को होती है। अब यही देखते हैं कि आखिरकार यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद और मायावती एकजुट होकर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। क्या इन लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में वो मौका देखने को मिल सकता है चंद्रशेखर के लिए या नहीं? फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।